तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। लगातार हमारी खास पेशकश जारी है। खास पेशकश इसलिए कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान इस वक्त चल रहा है। 3 घंटे की का मतदान जो है अब तक पूरा हो चुका है। देश भर की 93 सीटों पर इस वक्त मतदान चल रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ की 7 और मध्य प्रदेश की 9 सीटें शामिल हैं। बिल्कुल। और हितेश, एक बात देखने वाली कि देखते ही देखते 3 घंटे हो चुके हैं मतदान को। अगर बात करें अब तक की तो मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। पोलिंग बूथ पर भारी भीड़ भी है। 11 राज्यों की 93 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, जिसमें मध्य प्रदेश की 9 और छत्तीसगढ़ की 7 सीटें शामिल हैं। मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर 129 उम्मीदवार हैं और बात करें छत्तीसगढ़ की तो यहाँ पर 7 सीटों पर 168 उम्मीदवार हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत दिग्गजों ने भी वोटिंग की है। वीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इसी के साथ विजय बघेल, देवेंद्र यादव ने भी मतदान किया। बता दें आपको कि 1331 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में आज कैद हो जाएगी। 7 केंद्रीय मंत्री, 4 पूर्व मुख्यमंत्री की किस्मत भी कैद हो जाएगी। 4 जून को IBC 24 पर सबसे पहले 23 नतीजे आप तक हम पहुंचा देंगे। तो 93 सीटें हैं और 93 सीटों में गुजरात सबसे बड़ा राज्य। गुजरात इसलिए सबसे बड़ा क्योंकि आज एक साथ सभी 26 सीटों पर वोटिंग होनी है और वोटिंग 26 पर नहीं 25 पर हो रही है, क्योंकि सूरत सीट पर पहले ही नतीजा सामने आ चुका है। निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहां पर चुनाव जीत चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया था और उसके अलावा बाकी जो तमाम प्रत्याशी निर्दलीय मैदान में थे सभी ने अपना नाम वापस ले लिया था। तो बीजेपी यहां से चुनाव पहले ही जीत चुकी है, 25 सीटें वो। उसके अलावा बाकी उत्तर प्रदेश में चूंकि सभी 7 चरणों में वोटिंग होनी है, मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की 7 सीटें महत्वपूर्ण, चूंकि इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में आज सभी 11 सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। वोटिंग परसेंटेज की बात करें 14.43% मध्य प्रदेश में अब तक कुल वोटिंग हुई है। छत्तीसगढ़ में 13.24% वोटिंग हुई है। और IBC 24 भी लगातार आपसे अपील कर रहा है कि अब तक आपने अगर वोट नहीं डाला है तो सारे काम छोड़िए और पहले मतदान जरूर करिए। पहले 2 घंटे में रायगढ़ में, छत्तीसगढ़ में यानी छत्तीसगढ़ की जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है उसमें रायगढ़ में सबसे ज्यादा 18.05% वोटिंग हुई है। बिल्कुल। लगातार जो प्रत्याशी हैं वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लगातार कई दावे भी यहाँ पर किए जा रहे हैं। इसी बीच राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे कम 9.78% मतदान अब तक हुए हैं। इसलिए राजधानी वासियों से एक बार फिर हम अपील करते हैं कि सबसे पहली प्राथमिकता आज मतदान को दें। बिलासपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर 10.38%, दुर्ग की बात करें तो 13.96% वोटिंग यहाँ पर हुई है। वहीं जांजगीर चांपा में 12.85, कोरबा में 15.54 मतदान हुए हैं। सरगुजा में अब तक 13.80% वोटिंग हुई है। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 2 घंटे में सबसे ज्यादा 16.57% मतदान हुआ, यानी कि राजगढ़ वासी जो है वो बेहद ही उत्साहित यहाँ पर नजर आ रहे हैं मतदान को लेकर। और पहले 2 घंटे में ग्वालियर में सबसे कम यानी कि 11.05% वोटिंग हुई है। बैतूल में 15.97% और भिंड में 12.23% वोटिंग हुई है। और अब बात करते हैं राजधानी भोपाल की, जहां पर 13.61%, गुना में 16.43% वोटिंग हुई है। मुरैना में 12.43% और सागर में 14.58% वोटिंग हुई है। विदिशा में 15.85 वोटिंग हुई है। और IBC 24 की अपील है कि आप सभी जरूर मतदान करने के लिए आज घर से बाहर निकले, ताकि वोटिंग परसेंटेज अगर हम बताएं तो आपका शहर उसमें सबसे आगे रहे। और ये दिग्गजों के वोटिंग की आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री गांधीनगर सीट से प्रत्याशी हैं और गांधीनगर में ही ये वोट डालने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ में पहुंचे हैं। इनके सुपुत्र जय शाह को भी आप देख रहे हैं, पत्नी के साथ में पहुंचे और वोट इन्होंने कास्ट कर दिया। सुप्रिया शुले ये वर्तमान में सांसद हैं और ये NCP शरद पवार वाले जो गुट जो हैं उनकी तरफ से हैं, शरद पवार की बेटी हैं। बारामती सीट से मैदान में है। इनके सामने अजीत पवार की पत्नी मैदान में है और लिहाजा ये बड़ी हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। सुशील कुमार शिंदे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी पहुंचे हैं आज अपना वोट कास्ट करने के लिए। उसके अलावा BS येदियुरप्पा, ये कर्नाटक की जो जिन 14 सीटों पर आज वोटिंग होनी है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, ये भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। भूपेंद्र पटेल केंद्रीय मंत्री, ये गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं जो कि वोट डालने के लिए भी पहुंचे हैं अहमदाबाद सीट पर। और आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की, ये भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हैं। ये गुजरात की मुख्यमंत्री भी इससे पहले रह चुकी हैं। तो तमाम दिग्गज भी वोट डाल रहे हैं
और तमाम आम लोग भी वोट डाल रहे हैं। और उसके बाद लगातार IBC 24 की स्क्रीन पर हम उन फोटोज को भी दिखा रहे हैं, यानी कि आपने अगर वोट कर दिया है तो IBC 24 के व्हाट्सएप नंबर लगातार स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं, उस पर अपने फोटो भेजिए स्याही लगी हुई उंगली के साथ में, ताकि हम बता सकें कि किस तरह का उत्साह है। और लोकतंत्र की भागीदारी के साथ में ये महत्वपूर्ण तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग जगहों पर निर्वाचन आयोग की तरफ से भी तैयार की गई। कुछ देर पहले एक तस्वीर हम स्क्रीन पर दिखा रहे थे शुभांगी, इतनी शानदार तस्वीर कि वहां पर टेंट शामियाना इतना खूबसूरत लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई यहां पर शादी समारोह के लिए कोई शामियाना लगा। तो कुल मिलाकर निर्वाचन आयोग की भी तरफ से तैयारियां ये, और सिर्फ इसलिए कि ताकि इस भरी गर्मी में वोटर घर से निकलकर आराम से आकर सुकून के साथ में मतदान कर सकें, वोट कर सकें। बिल्कुल, निर्वाचन आयोग की ये पूरी कोशिश है कि जो मतदाता आते हैं इतनी दूर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और उन्हें ज्यादा से ज्यादा उत्साहित करने के लिए देखिए किस तरीके से पोलिंग बूथों पर अलग अलग तैयारियां यहां पर की गई है ताकि उन्हें जागरूक किया जा सके अपने मताधिकार के लिए। और इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, महिलाएं जो है वो भी पूरी तरीके से जागरूक यहाँ पर नजर आई। देखिए अपने जल्दी से अपने घरों के काम को वो कंप्लीट करके यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आई हैं। और देखिए छोटे छोटे बच्चों के साथ महिलाएं यहाँ पर लाइन में लगी हुई हैं। और आप सभी को जो इस वक्त दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी को ये महिलाएं संदेश दे रही है कि किस तरीके से अपने मताधिकार को प्राथमिकता देना जरूरी हो जाता है। लोकतंत्र का महापर्व है और ऐसे में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेती हुई नजर आ रही हैं। और कुछ जगहों पर हालांकि EVM खराब होने की तस्वीरें भी आई और तकनीकी दिक्कतों की वजह से यहां पर मतदान प्रभावित हुआ है। इसमें रायपुर की भी कुछ बूथ हैं जहां से EVM के खराब होने की खबरें आई। इसके अलावा सागर, ग्वालियर, बिलासपुर, मुरैना, श्योपुर, ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां पर कुछ जगहों पर दिक्कतें हुई हैं। पोलिंग बूथ में जो EVM लगाई गई थी उस EVM में तकनीकी खराबी होने की वजह से यहां पर वक्त लग रहा है और जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। इस बीच अलग अलग जगहों पर चूंकि प्रत्याशी भी वोट कर रहे हैं और हमारे संवाददाता लगातार वो तस्वीरें भी आपके सामने पहुंचा रहे हैं। इस बीच दुर्ग लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय बघेल, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया और उनके बाद हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की। सुनिए एक बार। हमारे साथ दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय बघेल, और आप देख रहे हैं उनकी धर्मपत्नी ने अभी पूजा की, आरती की। और एक परंपरा होती है जब पति किसी महत्वपूर्ण काम से निकलता है तो इस तरह की आरती की जाती है, तिलक लगा कर उनका शुभकामनाएं दी और उसके बाद निकलेंगे। और विजय बघेल की एक और खासियत है कि जब वो किसी विशेष काम के लिए जाते हैं या हर दिन जब कहीं बाहर जाते हैं तो उनके घर में जो गाय है उनको रोटी भी खिलाते हैं। तो यहाँ से निकल कर शायद वो रोटी खिलाएंगे और उसके बाद गणेश मंदिर जाएंगे और गणेश मंदिर के बाद फिर वोटिंग डालने जाएंगे। ये आपकी रोज की दिनचर्या है कि आज वोटिंग है और आपका महत्वपूर्ण दिन है इसलिए इस तरह का? नहीं, महत्वपूर्ण दिन ही मैं वैसे तो रोज गौ माता के लिए रोटी निकलता ही है। पहले गौ माता के लिए रोटी निकालते हैं, उसको खिलाते हैं। ये आज हम अभी बहुत सारे जगह घूम के आए हैं। यहाँ पर हमने देखा है कि वोटदान केंद्रों में काफ़ी भीड़ नजर आ रही है। एक जो सेक्टर 5 जहाँ पर वोट डालने जा रहे हैं वहाँ पे देखिए कि कम से कम 500 लोग खड़े हुए थे वोटिंग शुरू होने के पहले। क्या संकेत नजर आ रहा है? ये लोगों का रुझान है, लोग वाकई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। हम भी निवेदन किए हैं और जन जन निवेदन कर रहे हैं। ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है, ये चुनाव राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए शुरू हुए। चलिए, आप अभी भारतीय जनता पार्टी तो एक आंकड़ा लेके चल रही है कि 400 पार आप लोग करेंगे। आपका क्या आंकड़ा बोलता है दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से? 11 के 11 सीट आएगी। दुर्ग की लीड? दुर्ग की लीड मैं क्या बोलूँगा, मैं तो प्रत्याशी हूँ, प्रत्याशी तो कुछ भी बोलेगा, लेकिन जन जन बोल रहे हैं। हमारे साथ विजय बघेल जी की धर्मपत्नी भी यहाँ मौजूद हैं। आज आप देख रहे हैं कि थाली सजाई हुई है, इसमें सिंदूर है, दिया है, पानी है। क्या आज कामना की है? निश्चित रूप से जीत की तो कामना किए होंगे, और क्या कामना की आपने? जीत की कामना की हूँ और स्वस्थ रहे, मस्त रहे करके कामना की। चलिए, ये थे विजय बघेल और एक विधि विधान के साथ पूजा पाठ करके और घर में उनकी आरती उतार करके अब वोटिंग डालने के लिए निकले। और उनका कहना है कि जिस तरह से लोगों का रुझान नजर आ रहा है वोटिंग को लेकर, उसको देखकर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 400 पार का आंकड़ा पार करेगी और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीट जीतेगी। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24। तो विजय बघेल से हमारे सहयोगी इस पर बात कर रहे थे। दुर्ग लोकसभा सीट से एक बार फिर से मैदान में है। पिछला चुनाव करीब 3 लाख वोटों से जीते थे और इस बार एक बार फिर से राजेंद्र साहू को यहां से कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा है। तो एक साहू प्रत्याशी से इनका मुकाबला है और इस बार दावे ये कि पिछली बार जितने अंतर से जीते, इस बार उस अंतर को और बड़ा करेंगे। तो वही राजेंद्र साहू भी अपनी लगातार कोशिशों में लगे हुए हैं।
एक और और चलिए, बात कर लेते हैं। बिल्कुल, दुर्ग के बाद अब सूरजपुर का रुख करते हैं। यहाँ पर महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने मतदान किया है। अपने गृह ग्राम वीरपुर में उन्होंने वोट डाला है। अपने मताधिकार का प्रयोग उन्होंने किया, जिसकी तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के मतदान की शुरुआत सुबह 7 बजे से हो चुकी है। सूरजपुर जिले में लगभग 7 लाख से ज्यादा मतदाता हैं और 728 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ऐसे में सूरजपुर के वीरपुर में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े वोट करने आई है अपने पति के साथ। हम इनसे सीधा बात करते हैं। अभी आपने वोट डाला, क्या कुछ खास रहा? जी, इस बार खास ही होने वाला है और पिछली बार भी हम सरगुजा लोकसभा से जिता के दिए थे और इस बार भी जिता के देंगे, तो काफी लोग उत्साह है, मतदान करने के लिए आतुर हैं। पहले आप मंदिर गई, मंदिर के बाद मतदान करने आई, क्या कुछ मांगा आपने भगवान से? जी, मैं तो ईश्वर से देश की खुशहाली के लिए, छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए और हमारा भटगांव विधानसभा ज्यादा मतों से लीड हो, इसके लिए मैं आज मन्नत मांग के आई। 4 तारीख को नतीजे आएंगे, अब मतदान होना शुरू हो गया है, ईवीएम में कैद होना चालू हो चुका है, क्या कुछ धड़कनें तेज हो रही है कि कैसे नतीजे हों? नहीं, नतीजे बहुत अच्छे रहेंगे और धड़कनें तेज नहीं कहना चाहिए, बहुत ही अच्छा रुझान जो देखने को मिल रहा है, तो इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि हम जो 400 पार का नारा हम लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य लगाते हैं कि इस बार 400 पार करेंगे, तो ये होने वाला है। लगातार आपने मेहनत किया, लोगों से वोट मांगी, क्या लग रहा है आज के वोटिंग कैसी होगी? लगातार धरातल में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगा रहा, हमारे टीम के एक एक सिपाही अपना हर एक प्रकार से सभी लोगों ने गिलहरी की भूमिका निभाई है और निश्चित उसका परिणाम देखने को मिलेगा 4 तारीख को। जिस प्रकार लोकतंत्र का आज महापर्व है, वोटिंग शुरू हो चुकी है, ऐसे में जो नतीजे होंगे 4 तारीख को वो कैसे होंगे, वो देखने वाली बात होगी। नितेश गुप्ता, IBC 24, सूरजपुर। तो इस वक्त लक्ष्मी राजवाड़े को आप सुन रहे थे। लक्ष्मी राजवाड़े ने अपना वोट कर लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं और वो सिर्फ अपनी सीट बल्कि सरगुजा में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर आश्वस्त हैं। इन सबके बीच शशि सिंह ने भी वोट किया है। बिल्कुल, उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग यहाँ पर किया। मतदान केंद्र जाकर उन्होंने अब मतदान किया है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के चलते आज छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पे मतदान शुरू हुआ है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है और अगर 7 सीटों में अगर बात करें तो सरगुजा की जो एक अहम सीट मानी जाती है, जो छत्तीसगढ़ की जो सरगुजा जो लोकसभा सीट है वो एक अहम सीट मानी जाती है। यहाँ पे अगर बात करें तो कांग्रेस की शशि सिंह और के साथ जो है मुकाबला जो है बीजेपी के जो है महाराज के साथ में है। हमारे साथ खुद शशि सिंह हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। शशि जी, आपने यहाँ पे वोट दिया है, किस तरीके से आश्वस्त हैं जीत के लिए? सर, मैं 101% बोल रही हूँ, 200% भी बोल सकती हूँ कि मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि हम जीत रहे हैं। सरगुजा इस बार कांग्रेस की झोली में आ रही है और बहुत ही अच्छे वोटों से जीतने वाले हैं क्योंकि अपार आशीर्वाद और प्यार मिला है। पूरे 8 विधानसभा में मैं गई हूँ, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, बच्चे, सबका आशीर्वाद और प्यार मिला है, तो मुझे पूरा विश्वास है सबके आशीर्वाद के साथ इस चुनाव को हम भारी मतों से जीतेंगे। सरगुजा की अगर बात करें तो खासतौर से सूरजपुर इलाका जो है 2012 में अस्तित्व में आया। उसके बाद अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पे खनिज संपदा भी है, लेकिन यहाँ पे उद्योग और जो रेलवे का जो कनेक्शन है वो यहाँ पे थोड़ा सा विहीन इलाका माना जाता है। किस तरीके से प्राथमिकता रहेंगी इन सब चीजों की अगर आप जीतते तो? अब मुझे मौका मिल गया है, केंद्र की सारी योजनाएं हैं, मैं बिल्कुल मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि जितनी लाभ मैं अपने क्षेत्र की जनताओं को दिला पाऊँ, रेल कनेक्टिविटी से लेकर सारी चीजें, वो मैं पूरा कोशिश करूंगी कि केंद्र से मैं सारी लाभ अपनी जनताओं को दिला पाऊँ। IBC 24 से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी कांग्रेस की शशि सिंह, जिन्होंने यहाँ पे वोट दिया है और उनका ये कहना है कि अगर वो जीतती हैं तो यहाँ के जो इलाका है उसमें काफी जो उनको मौका मिलेगा, तो वो जरूर यहाँ के। तो शशि सिंह को आप सुन रहे थे, सरगुजा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं और उनके सामने चिंतामणि महाराज को भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मैदान में उतारा है। राम अवतार तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ में जुड़ गए हैं। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत। तीसरा चरण छत्तीसगढ़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण और मध्य प्रदेश की भी 9 सीटों पर वोटिंग हो रही है, उस पर भी आपसे बात करेंगे। देश भर के इस चरण पर भी आपसे लगातार बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ में ये 7 सीटें और अब मैदान के साथ साथ सरगुजा संभाग और इसी के साथ पूरा छत्तीसगढ़ जो है अब संपन्न हो जाएगा। इस बार के लोकसभा चुनाव के प्रचार को आपने बड़े करीब से देखा। तमाम दिग्गजों ने आकर अलग अलग सीटों पर ताल ठोकी, अपनी अपनी बातें यहां पर रखी। इस बार जो वोटर निकला है,
किस तरह से, किस सोच के साथ में निकल रहा है, क्या कुछ आपको लगता है? ये पहली बात तो मतदान करके निकल रहे हैं हम, बहुत अच्छी और बात है। बाहर का जो मौसम है वो अच्छा है। पहली बार लोग अभी तक जैसा डर रहे थे कि गर्मी बहुत ज़्यादा होने के कारण मतदान कम होंगे, तो अभी भी बाहर का मौसम अच्छा है, खुशनुमा है, बहुत तेज़ अभी धूप नहीं हुई है। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निकलना चाहिए, खासकर शहरी मतदाताओं को, जो अपने आप को बुद्धिजीवी बताते हैं, बहुत योग्य बताते हैं, तमाम बातों पर अपनी राय बड़ी बड़ी रखते हैं। उन सबको आज एक पर्व है, इस पर्व में अपनी हिस्सेदारी दिखानी चाहिए। बिल्कुल रामअवतार जी, उसमें आपने जो कम दिख रहा है अभी भी उंगली दिखाई, देखिए मैंने भी उंगली दिखाई है, मैं भी आज वोट कर चुका हूं। और ये पहले हमने जैसे लगातार हम कहते भी हैं कि सारे काम बाद में, पहले मतदान करिए। तो हमने मतदान किया है और रामअवतार जी ने भी किया है, हमने भी किया है, शुभांगी भी वोट करेंगी, और कुल मिलाकर सभी लोगों को अपना वोट जरूर करना है। काम से निकल भी गए हैं। हाँ, बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी, बाकी जो बाहर की जिम्मेदारी उसको पूरा करते हुए निकल, इसलिए अधिक से अधिक मल्लिकार्जुन खड़गे वोट कर रहे हैं। इनको एक बार दिखा देते हैं, फिर अपनी चर्चा लगातार आगे करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक की 14 सीटों पर आज वोटिंग होनी है। इससे पहले चरण में कर्नाटक की 14 सीट पर वोटिंग हो चुकी है। कुल मिलाकर कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें हैं, और इस बार प्रज्वल रेवन्ना का मुद्दा जो है बड़ा जोर शोर से उठा। हालांकि प्रज्वल रेवन्ना जिस हासन सीट से चुनाव लड़ते हैं उसमें पहले चरण में वोटिंग हो चुकी है। दूसरा चरण जब हुआ था उस चरण में वहां पर वोटिंग संपन्न हो गई, और वोटिंग संपन्न होने के 2 दिन बाद उनके जो रेप केस से जुड़ा जो एक मामला था, जो इस वक्त सुर्खियां पूरे देश भर में बटोर रहा है, वो मामला निकल के सामने आया। कई FIR भी उनके खिलाफ दर्ज हुई। कांग्रेस पार्टी ने लगातार अलग अलग मंचों से प्रज्वल रेवन्ना के इस केस को लेकर खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया। हालांकि JDS के वो सांसद हैं, लेकिन JDS और भारतीय जनता पार्टी का इस बार गठबंधन है, उसके तहत वहां पर चुनाव लड़ रही हैं। और यही वजह है कि लगातार हर अलग अलग मंचों पे, खासतौर पर कर्नाटक में जहां जहां पर चुनावी सभाएं हुई, वहां पर प्रज्वल रेवन्ना का मुद्दा खासतौर पर उठा। राहुल गांधी ने तो ये तक कह दिया कि कर्नाटक में सबसे बड़ा इशू है प्रज्वल रेवन्ना का केस। रामअवतार जी अपनी बात रखिएगा, इस पर भी बोल। देखिए, वहाँ आज भी जो मतदान हो रहे हैं वो करीब 8 सीटों के, जिसमें खड़गे के दमान का भी है वो सीट, उसके लेकर हो रहा है। तो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है वो, एक क्योंकि इस समय भाजपा का उससे गठबंधन JDS से है, और ये देवगढ़ा परिवार का मामला है। वहाँ देवगढ़ा परिवार से फायदा मिलेगा ये सोच के भाजपा ने गठबंधन किया और उनके साथ सीटें लड़ रहे हैं। तो आज जो मतदान हो रहे हैं वो उन्हीं इलाकों के हैं, 7-8 सीटों के। तो निश्चित तौर पर एक उन सीटों के अलावा देश के लिए भी एक बड़ी बात है। देखिए, एक सांसद जिसकी एक बड़ी जिम्मेदारी है, उसको आइकान मानते हैं, उतना बड़ा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो इस तरह के काम में है। किस तरह का घृणित काम जो है, एक सांसद अपने जनप्रतिनिधि बनने का रुतबे का, अपने परिवार के रुतबे का, अपने पैसे का किस तरह से कृत कर रहा है, ये समाज को कलंकित करने वाला है। वो भी एक बार हम दर्शकों को दिखा दें। ये तस्वीर जो आप पैरेलल देख रहे हैं, ये इंदौर के एयरपोर्ट की तस्वीर है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के लिए 9 सीटों पर वोटिंग हो रही है, लेकिन चौथे चरण की तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी ने हाथों हाथ तैयार रखी है। और हमने अक्सर देखा है कि जब चरण में चुनाव चलते हैं, प्रधानमंत्री अपने अगले दौर में जहां पर वोटिंग होती है वहां के लिए चुनावी सभा करते हैं। तो खरगोन में आज एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री इस वक्त इंदौर पहुंचे हैं। इंदौर से खरगोन पहुंचेंगे और खरगोन में ही आज एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। मालवा निमाड़ की ये बड़ी महत्वपूर्ण सीट है, जहां पर अगले और आखिरी चरण, मतलब मध्य प्रदेश का वो आखिरी चरण होगा और देश भर के लोकसभा चुनाव का चौथा चरण होगा। 13 तारीख को वोट डाले जाएंगे और उसके लिए ये चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो चौथे चरण के लिए पूरी तरीके से अब अलर्ट हो चुके हैं और इस वक्त इंदौर पहुंचे हुए एयरपोर्ट पर उन्होंने तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात यहां पर की है, उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। इसके पहले आपको बता दें कि आज उन्होंने सबसे पहले मतदान किया है, जिसकी लाइव तस्वीरें भी IBC 24 ने आप तक पहुंचाई थी। और इसके बाद अब तीसरे चरण के बाद चौथे चरण में यहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए पहुंच चुके हैं। और अब बात करते हैं खंडवा की, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नाम लिए बिना ही राहुल गांधी पर उन्होंने बड़ा हमला बोला है। चलिए आपको बताते हैं कि क्या बोला। उन्होंने कहा कि ये चुनाव 2 माँ के बेटों के बीच है, और क्या कुछ कहा आपको सीधे सुनाते हैं। जहाँ तक कांग्रेस के नेता ने कल जो प्रदेश में आकर बात कही है, ये वास्तव में चुनाव 2 माँ के लड़कों के बीच का है। एक भारत माँ का सपूत श्रीमान नरेंद्र मोदी है और एक
विदेशी माँ का सपूत, जिनके कारण से उनने अपने जीवन में न गरीबी देखी न कष्ट देखा और लगातार भ्रमित करते हुए आ रहा है। लगभग 60 साल से ज़्यादा तक उनके परिवार ने राज किया, लेकिन अभी भी वो डरा कर धमका कर संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। संविधान खतरे में है। 100 से ज़्यादा संविधान में संशोधन कर किसी ने किए तो नेहरू खानदान ने किए हैं। ऐसे में उनको माफ़ी मांगना चाहिए अपनी बात से। तो ये इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, अब से कुछ देर पहले इनकी प्रतिक्रिया सामने आई थी, हमने आपको दिखाया था, और इन्होंने खास तौर पर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए अपनी बात यहां पर रखी है। और इस वक्त डॉक्टर अशोक मर्सकोले जी, जो कि पूर्व विधायक है कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ में सीधे जुड़ गए हैं। मर्सकोले जी, स्वागत है आपका। और स्वागत में ही सवाल आपसे मैं कर रहा हूं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो प्रतिक्रिया दी उससे संबंधित उन्होंने कहा कि ये चुनाव देश के 2 मां के बेटों को लेकर है, एक भारत मां के बेटे को और एक उन्होंने कहा राहुल गांधी के संदर्भ में विदेशी मां के बेटे के संदर्भ। इस पर आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक बात बहुत पहले से चल रही है, मोदी और मोदी का परिवार। अभी जो मोदी जी बहके बात कर रहे हैं, उनका पूरा परिवार उनके पीछे लगा हुआ है। ये कोई मुद्दों की बात नहीं करेंगे। इनको बहुत आश्चर्य होता है कि भारत माता के सपूत व नरेंद्र मोदी जी को बता रहे हैं और राहुल गांधी जी को विदेशी माता का सपूत बता रहे हैं। देखिए, एक रिश्ते होते हैं, एक बहू का एक हमारे यहाँ पर सम्मान होता है। ये सनातन की बात तो कर सकते हैं, लेकिन जो स्वीकार्यता है हमारे देश की संस्कृति का, हमारे पारिवारिक पृष्ठभूमियों का, ये उसकी बात नहीं करेंगे। ये सीधे हम फिर बात कह रहे हैं। ये सिर्फ मुद्दे से हटके इन्होंने अपना 10 साल का काम क्या किया है उस पे कोई बात नहीं करेंगे। इन्होंने जो वादे क्या किए थे उन मुद्दों की कोई बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ मोदी एक काम कर रहे हैं कि कांग्रेस को और गांधी नेहरू परिवार को सिर्फ एक प्रकार से नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके जितने भी जो परिवार के लोग हैं उनके, अब चाहे उनको भक्त कह ले, अंधभक्त कह ले या कुछ भी कह ले, नया नया नाम सामने आता है, वो भी सीधे अनरगल बातें कह रहे हैं। लेकिन मर्सकोले जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से हम बात करें, चलिए तो टीका टिप्पणी का विषय है, राजनीति में सब चीजें होती रहती हैं, लेकिन फिर भी मुद्दों के आधार पर और बाकी तमाम चीजों के आधार पर, जमीनी हकीकत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सभी 29 में से 29 सीटें जीतने जा रही है। आज जिन 9 सीटों पर हो रहा है वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। बताइए मर्सकोले जी। मर्सकोले जी से तक शायद मेरी आवाज पहुंच नहीं पाई। सुन पा रहे मर्सकोले जी? जी, आवाज आ रही। मर्सकोले जी, सवाल मेरा यही कि बीजेपी के तमाम नेता ये जमीनी हकीकत के आधार पर ये कहते हैं कि जमीनी हकीकत यही है कि 29 की 29 सीटें इस बार मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। बताइए इस पर क्या प्रतिक्रिया? ये अभी सपने देख रहे हैं। इनकी नींद 4 जून को खुलेगी, तब इनको समझ में आएगा कि वही बात होती है सपने देखने के बाद में सुबह जब उनको कोई झंझोड़ के उठाता है और उनके सामने सपने कुछ और होते हैं और हकीकत कुछ और रहती है। कम से कम 10 सीट हम जीत रहे हैं। ये उनको अभी भी ये जितने आंकड़े इन्होंने अपने पास किए हैं उनमें से 10 सीटें मध्य प्रदेश की ये कम कर लें तो इन्हीं के लिए बहुत अच्छी बातें हैं। तो देखिए, ये बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। आज बहुत तकलीफ में है मध्य प्रदेश की जनता, बहुत तकलीफ में इस बात को लेके कि वादे कुछ और होते हैं, बातें कुछ और होती है, काम कुछ और होता है, और सीधे सीधे मुद्दों की बात नहीं करके बड़े बड़े वादे कहते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। ये 29 में से 2-0 तो हो चुका है, चूंकि एक इंदौर में आपके प्रत्याशी ने आखिरी वक्त में नाम वापस ले लिया, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। वीडी शर्मा की खजुराहो सीट पर आपका और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, वहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया, तो 2-0 तो वैसे भी हो गया। और एक के बाद एक कई सारे दिग्गज चेहरे जो कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ करते थे, जिसमें वर्तमान विधायक शामिल हैं, कुछ पूर्व सांसद शामिल हैं, बड़े बड़े दिग्गज, वो बीजेपी में शामिल हो गए। कैसे ये जंग जीतेंगे आप? हितेश जी, ये एक अलग बात हो गई है। ये मान लिया हमने कि 2 हमारी सीटें चली गई हैं, लेकिन उनका जो तरीका, इन्होंने जो असंवैधानिक तरीके से जिस प्रकार से इन्होंने
शाम दाम दंड भेद के तहत जो किया है, ठीक है, चलेगा, हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन उसके अलावा हमारे पास 27 सीटों में से कम 9 से 10 सीटें हमारी आ रही हैं। ये बात आपके माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी कह रहा हूं, जितने सपने देखना है आप देख लीजिए, जनता सीधे अब हमारे समर्थन में उतर यहाँ पर ये दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की कम से कम 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। बीजेपी कहती है कि हम तो 29 में से 29 जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। राम अवतार जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिएगा। लगातार मतदान को लेकर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, कहां पे कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है लगातार प्रतिशत भी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिग्गजों का मतदान भी लगातार जारी है और इसी बीच पुरंदर मिश्रा से हमारे संवाददाता ने बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा वोटिंग को लेकर आपको सुनाते हैं। रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा यहाँ पे वोट करने पहुंचे हुए हैं, अपनी पत्नी के साथ में हैं और बीजेपी के नेता भी है। आज सुबह सुबह जाकर के जगन्नाथ मंदिर का दर्शन किए वहां पे भगवान का, फिर ऑटो में सवार होकर के यहाँ पे पहुंचे हैं। क्या कह रहे हैं, क्या भरोसा है? हमारा देखो 11 में 11 पार है, लोग उत्साह से वोट कर रहे हैं। वोटिंग अच्छी होगी और हम रायपुर लोकसभा को 7 लाख से भी ऊपर वोट से हम जीतेंगे। ये तस्वीर आपको रायपुर के खमाड़ी स्कूल की है और बहुत लंबी तस्वीर आपको यहाँ पे नजर आएगी। सुबह से ही लोग वेट कर रहे हैं, कतार में खड़े होकर के अपना इंतजार कर रहे हैं और ये पहली बार वोट कर रहे हैं। अपने एज ग्रुप के लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे? सबको वोट करना चाहिए आप ही की तरह? हाँ, सबको वोट करना चाहिए। अपने इंडिया के लिए इतना तो कर ही सकते हैं सब लोग। और सब लोग खड़े होकर के और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं। आप क्या कहेंगी? सर, मैं बाहर पढ़ती हूँ हैदराबाद में और वोट देने के लिए आई हूँ स्पेशली। एक बहुत बड़ा मैसेज है, कम से जी। कम इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी निभाए। जी 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 जी। अच्छा, कई बार कहा जाता है महिलाएं जो होती हैं वोट तो अपने पति के कहने पे, ससुर के कहने पे, भाई के कहने पे ऐसे करके डाल देती है। क्या ये सच है या फिर महिलाएं अपने सोच करके? नहीं, हमें अपनी सोच से ही वोट देना चाहिए और ये बहुत जरूरी है और ये हमारा अधिकार है और ये होना ही चाहिए। आपको पीछे में आपको भी ये बड़ी संख्या में लोग खड़े नजर आएंगे और एक अच्छी तस्वीर भी है कि कम से कम लोग, शहर के लोग भी लाइन, तो शहर के लोग भी अब वोट देने के लिए निकल रहे हैं। लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है, अच्छी बात है। और लगातार हम भी अपील कर रहे हैं कि अब तक अगर आपने अपना वोट नहीं डाला है तो सारे काम छोड़िए, अपना वोट जरूर डालिए। लोकतंत्र की मजबूती इसी में है, क्योंकि उसके बाद फिर वोट नहीं डालेंगे और बाद में शिकायत करेंगे तो फिर वो भी बात भी गलत है। लिहाजा हम लगातार कहते हैं कि वोट जरूर डालिए। इन सबके बीच हमारे साथ में लक्ष्मी वर्मा जी जुड़ गई हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रखर वक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मी जी आपका भी। और लगातार हम चर्चा यहाँ पर कर रहे थे बाकी तमाम चीज़ों को लेकर भी। लक्ष्मी जी, हम चूंकि ब्रेक में जब हम गए थे उसके पहले हम चर्चा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ पर जीत के दावे करती है, तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इस बार जमीनी स्तर पर चीजें अलग हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता तो ये भी कहते हैं कि एक अंडर करंट है पूरे देश भर में और पहले 2 चरणों में भी जनता ने दिखाया और इस चरण में भी कांग्रेस पार्टी के साथ में जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी जीत का दावा हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी जीत का दावा हो रहा है। आप किस तरह से आप देख रही हैं? देखिए हितेश जी, सबसे पहले तो आज ये लोकतंत्र का महापर्व है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भाइयों बहनों से निवेदन करूंगी कि मतदाता सूची में जिनका भी नाम है वो मतदान अवश्य करे, क्योंकि संविधान ने हमें अधिकार दिया है हम अपना नेता खुद चुने। दूसरी बात, आपने जो पूछा है कि आज भारतीय जनता पार्टी को देश में जनता वोट क्यों करेगी, मेरा ये कहना है कि अंडर करंट है, ये कांग्रेस का कहना है हमारे विपक्ष में। ये भ्रम में निश्चित रूप से कांग्रेस पिछले 2 चुनाव में भी थी और अभी भी रहना उन्हें है, भ्रम में तो रहे। आम जनता ने ठाना है कि मोदी सरकार ने जो आम जन के लिए किया है, गरीब के लिए किया है, किसान के लिए किया है, युवा वर्ग के लिए किया है और खासकर महिलाओं के लिए जो काम किया है, उसके चलते आज महिला जो वोटर है वो 50% आबादी जो है वो अधिक से अधिक मोदी जी के पक्ष में वोट कर रही है। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं तो मैंने मोदी जी की गारंटी हमने चुनाव के पूर्व दिया था और जिस प्रकार से महिला बहनों को उनके सशक्तिकरण के लिए महतारी वंदन के तहत 1000 रुपया देने की बात कही थी और तीसरी किस्त भी उनके खाते में पहुंच गई है, तो ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में लक्ष्मी वर्मा जी, मोदी जी, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि इस बार हमने महालक्ष्मी योजना के तहत हर परिवार को, गरीब परिवारों को 8,500 रुपए, खासतौर पर महिलाओं का जिक्र है, 8,500 रुपए महीने का वादा किया है और ये जो है ये काम कर रहा है। आप 1,000 देने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि हमारी सरकार आएगी तो हम 8,500 रुपए देंगे।
हितेश जी, इस देश का बजट अगर हम आधा 50% महिलाएं जो है इस देश में उनका अगर ले तो इस देश के बजट से भी ज्यादा राशि हो रहा है। तो ये चीज तो असंभव है। भुलावा और छलावा करने की कांग्रेस की आदत है। दूसरी बात मैं पूछना चाहती हूँ मेरे कांग्रेस के जो भी प्रवक्ता भाई बैठे हैं कि पिछले बार इन्होंने अपने घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ में विधानसभा में महिला बहनों को 500 रुपए देने की बात की थी, विधवा परित्यक्ता बहनों को 1000 रुपए देने की बात की थी। क्या इन्होंने दिया? महिलाओं को तो ठगा, साथ में युवाओं को भी ठगने का काम किया। उमेश पटेल को एक बार सुन लेते हैं। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से चुनाव लड़ रही छत्तीसगढ़ में, इस बार सबसे बेहतर रिजल्ट पिछले कई चुनावों का इस बार रहेगा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। तो उमेश पटेल जी हैं, काफी आश्वस्त हैं कि नतीजे जो आएंगे वो सकारात्मक आएंगे, उनका कहना है। चलिए, खरसिया से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं पूर्व मंत्री उमेश पटेल, वो ये कह रहे हैं कि इस बार सबसे चौंकाने वाले और अच्छे परिणाम कांग्रेस पार्टी के पक्ष में यहां पर आएंगे। यानी कि पिछली बार 2 सीटें जीती थी, इस बार सीटों की संख्या बढ़ने जा रही है। लक्ष्मी वर्मा जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा संक्षेप में। और आपके साथ में डॉक्टर अशोक मरस्कोले जी हैं, ये कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक हैं जो हमारे साथ में मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। अपनी बात रखिएगा जी। छत्तीसगढ़ की जो जनता है और खासकर मैंने कहा पहले भी कि 50% जो आबादी है वो मोदी जी के काम से प्रसन्न है और मोदी जी पे विश्वास है कि किस तरह से भारत को, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में हो और खासकर महिला। ठीक है मरस्कोले जी, तो लक्ष्मी वर्मा जी कह रहे हैं कि ये जो महालक्ष्मी योजना की आप जिक्र कर रहे हैं ये सिर्फ भुलावा है, छलावा है, जनता को छलावे में डालने के लिए कि बजट कहां से होगा, सब कुछ कहां से होगा, लिहाजा सिर्फ आप लोग ये कहने के लिए कह रहे हैं। हितेश जी, जब ये 16 लाख करोड़ अगर 2-4 उद्योगपतियों का माफ कर सकते हैं तो हम अपनी एक ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि जिसके माध्यम से उन महिलाओं को हम सशक्त बनाने के लिए और उनको हम व्यवस्था बनाएंगे। आज हम युवाओं की जो बात कह रहे हैं, सीधे ऐसा नहीं है कि हम युवाओं को सीधे बिल्कुल, जैसे हमने ये कहा है कि अप्रेंटिसशिप की जो बात हो रही है, हम उन युवाओं को प्रशिक्षित कराएंगे। उस प्रशिक्षण के एवज में जब वो ट्रेंड हो जाएंगे तो वो उनको या तो अपने व्यवसाय में जाएंगे या उनको कोई कंपनी हायर कर लेगी। उसके एवज में, उनकी ट्रेनिंग के एवज में उनको स्किलफुल बनाने के लिए वो हमने 1 लाख के बजट का प्रावधान में रखा है। आप कह रहे हैं कि सिर्फ आपने महिलाओं को 1000 रुपए दे दिया, उसको आप विकास की बात कह रहे हैं। अनाज की बात आप 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज को आप विकास में गिन रहे हैं। अरे भाई, मोदी जी ने जो गारंटी दिया था वो तो जुमले हो गए। अब कौन सी नई गारंटी लेके आप लोग आ रहे हैं? आज सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ बेरोजगारी, महंगाई, अत्याचार और ये इतनी बड़ी बड़ी समस्या है। किसान है तो ये इनको, जो किसानों को, जो आपने 1400-1500 किसानों को मरने पे मजबूर कर दिया, MSP नहीं दिया और इतनी सारी हम आपको बात कर रहे हैं, अत्याचार, बेरोजगारी और ये जिस प्रकार से ये सब चल रहा है, मोदी जी टोटल फेल हो गए। और यही वजह है कि मोदी जी मुद्दों की बात को छोड़ के या तो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, लक्ष्मी जी जवाब दीजिएगा इसका। बात कर रहे हैं, मोदी जी भारत पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मुद्दों की बात करती है, वो न्याय की बात कर रही है, वो ये कह रहे हैं। बताइए लक्ष्मी जी। हम कभी मुद्दों से नहीं भटके हैं। हमारी विचारधारा में राम जन्मभूमि था, आज भी है, लेकिन इस देश की बड़ी आबादी के साथ उनकी मूलभूत जो समस्या है, बिजली, पानी, नल, आवास और उसके बाद उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से कम 25 करोड़ रोजगार के नए अवसर पैदा किए गए हैं। ये कम नहीं है। कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया, महिला बहनों को शौचालय तक नहीं दे पाने वाली एक कांग्रेस की सरकार किस मुंह से बात करती है कि हम जनता की जो मूलभूत समस्या उससे भटक गए हैं। आज कोरोना काल में जिस प्रकार से भारत ने 25 करोड़ की बात कह रहे हैं, कौन से आंकड़े में है, कहाँ है स्टैटिस्टिक्स में ये कहाँ की स्थिति में 25 करोड़ की जो बात कह रहे हैं? अरे आप देखिए, रटी रटाए बात मत करिए लक्ष्मी जी। ये ऊपर से जो चाबी भरते हैं ना, वो जो चाबी भरते उससे लेके मत बोलिए। आंकड़े स्पष्ट है। बेरोजगारी का आंकड़ा अभी की स्थिति में सबसे बड़ा है, महंगाई सबसे बड़ी। चलिए आता हूं आपके पास में, आता हूं। तस्वीरें भी लगातार हमारे पास में आ रही हैं।
और वो तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, चूंकि आज वोटिंग चल रही है। और इस बीच राजेंद्र साहू को सुन लेते हैं। हमारे मुद्दे भाजपा के लोग पढ़ रहे हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात। भाजपा अपना मैनिफेस्टो नहीं पढ़ पा रही है। और इस लोकसभा में तो किसान जो फल और सब्जी की खेती करते हैं उन लोगों का मुद्दा है। उनके फल और सब्जी एक समय ज़्यादा उत्पादन होता है तो उनको कम भाव में बेचना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो आंकड़े बता रही है कि 400 पार वो पार कर देंगे देश में। छत्तीसगढ़ में 11 के 11 सीटें बात करेंगे। बृजमोहन अग्रवाल बोलते हैं कि मैं सर्वाधिक वोट से जीतूंगा। विजय बघेल जो आपके सामने खड़े हैं वो बोल रहे हैं कि मैं सर्वाधिक वोट से जीतूंगा। आपको क्या लग रहा है, आप कितने वोट से जीत रहे हैं? हम अच्छे वोटों से जीत रहे हैं और आंकड़ा आपको शाम रात तक बता देंगे, पहला। दूसरा चीज़ ये है कि परिवर्तन का लहर है, ये खाली विज्ञापनों में दिख रहे हैं। हमारा अधिकार नहीं है बल्कि हमारा कर्तव्य भी है, इसलिए हम सब लोग मिल करके अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। तो इस बार वोट किसको है? इस बार वोट सब मोदी को है, क्योंकि मोदी ने अपनी गारंटी को पूरा किया है। मोदी के प्रति देश की जनता की विश्वसनीयता है, इसलिए वोट मोदी को है, भाजपा को है, कमल को है। कांग्रेस कह रही 5 गारंटी हमारी है, और खासकर जांजगीर में जहाँ पे 8 की 8 सीटें अभी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने हारी है और कांग्रेस ने जीती है। आपकी लीड भी जो है काफ़ी कम है, यहाँ पर 1,15,000 अगर पूरे लोकसभा को देखें तो उस गड्ढे को कैसे पाटेंगे और कैसे जीतेंगे? देखिए, कहीं पर कोई गड्ढा नहीं है। विधानसभा और लोकसभा में मुद्दों का अंतर है, परिस्थितियों का अंतर है। लोकसभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव में जमीन आसमान का अंतर है। आप कह रहे हैं 8 सीट, पिछले बार तो सरगुजा में हमारी एक भी सीट नहीं थी, हम लोकसभा चुनाव जीते ना, वहां से हमारी केंद्रीय मंत्री। चलिए, नारायण चंदेल से बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी। नारायण चंदेल विधानसभा का चुनाव हार गए थे, उससे पहले राजेंद्र साहू को भी आपने सुना। राजेंद्र साहू चूंकि दुर्ग लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं और उनसे हमारे सहयोगी बातचीत कर रहे थे। इन सब के बीच राम अवतार जी, आपने यहाँ पर दोनों ही प्रवक्ताओं को भी सुना, जो दोनों ही बात रख रहे हैं। पूर्व कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी। और बीच में जब हम मध्य प्रदेश की 29 सीटों को लेकर बात कर रहे थे, तब भी आप अपनी कुछ बात करना चाह रहे थे, वो भी रखिएगा। और अभी जो चर्चा चल रही है खासतौर पर छत्तीसगढ़ की सीटों को लेकर, मध्य प्रदेश की सीटों को लेकर बहुत सारे दावे प्रतिदावे हुए, इस पर भी अपनी बात। पहले इंदौर सीट पर चर्चा करता हूं, जो पहले चर्चा हो रही थी। इंदौर सीट में कांग्रेस के जो अधिकृत प्रत्याशी उसने वापस ले लिया, बम ने नाम वापस लिया, अक्षय कांति बम जी। उसके बाद अभी जो स्थितियां हैं उसमें ये कांग्रेस पार्टी जो है, जो राष्ट्रीय पार्टी है, वो पहली बार कोई पार्टी जो है वो नोटा को वोट दो बोल रही है। वहां पर एक तरफ लालवानी जो है भाजपा के प्रत्याशी हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी नहीं है। दो और कुछ और लोगों ने नाम वापस ले लिया, अब 2-3 लोग नाम हैं। ऐसे में कोई राष्ट्रीय पार्टी पहली बार मतदान नोटा में करने की अपील कर रही है, ये बड़ा संदेश है। हालांकि वहां पर चौथे फेज में वोटिंग होगी। हाँ, दूसरी बात, वहां पर की जो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रही है, वहां पर के सांसद रही हैं 8 बार की महाजन, उन्होंने भी कहा कि मुझे फोन आ रहे हैं कि हम नोटा में वोट देंगे करके। तो निर्णयों से जो जिस तरह से नाम वापसी हुआ है उससे लोग नाराज हैं। ये भाजपा की नेत्री भी, बड़ी नेत्री ने कहा है। तो एक तरह से ये देखेंगे कि नोटा के जो वोट हैं, वोटों के देने की अपील का क्या असर पड़ता है, वहां पर क्या प्रतिक्रिया आती है, ये एक देखने लायक बात रहेगी। जो एक बात, दूसरी बात छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। हम देखें पूरा अगर 25 साल का 20 साल का इतिहास देख लेंगे, ज्यादातर सीटें जो आज मतदान हो रहे हैं 7 में, वहाँ एक आग को छोड़ दें, दुर्ग में जो एक बार जीते उसके बाद ज्यादातर भाजपा का प्रभाव रहा है चुनाव में। तो कोरबा में इस बार कांग्रेस एक सीट जो मात्र कांग्रेस की थी वहां पर है, बाकी भाजपा की सीटें हैं। बिल्कुल। तो अब जो कांग्रेस की सीट है उसको सरोज पांडे है, वहां सरोज पांडे को जिताने के लिए पूरी संगठन, सत्ता और कार्यकर्ताओं की भीड़ समीकरण वहां काम कर रहे हैं। क्या रिजल्ट आता है, लोगों के बीच कौतूहल का विषय है। दूसरी तरह से पिछले बार दुर्ग सीट है, वहां पर भारी मतों से विजय बघेल जीते थे। क्या वो समीकरण अब आएगा, क्योंकि वहां साहू मतदाता बहुत बड़े फैक्टर होते हैं, उनका क्या रुख है, वो लोग पार्टी की तरफ, क्योंकि विधानसभा चुनाव में साहू समाज जो है भाजपा के साथ था, लोकसभा चुनाव में किस तरफ जाता है और दुर्ग और महासमुंद सीट उस पर बहुत बड़ा निर्भर रहेगा। तो वो उन चीजों में आएगा। बाकी सीटों में, क्योंकि आपने दुर्ग का जिक्र किया,
हमने विधानसभा चुनाव में खासतौर पर देखा कि बेमेतरा जिले में आने वाले बिरनपुर में जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा में मारे गए व्यक्ति जो थे भुवनेश्वर साहू, उनके पिता को भारतीय जनता पार्टी ने ईश्वर साहू को प्रत्याशी बनाया, वो जीत गए और उसकी वजह से एक सेंटिमेंट निकला जो साहू समाज को पूरी तरह से प्रभावित किया। क्या आपको लगता है कि इस बार भी उस सेंटिमेंट ने काम यहां पर किया है? चूंकि कई बार हमने देखा कि ताम्रध्वज साहू जो कि इससे पहले के चरण में चुनाव मैदान में थे महासमुंद में, उन्होंने भी इस तरह की बयानबाजी की और यहां पर यह सीट भी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इस पर भी साहू बाहुल्य सीटें। देखिए, दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के जो बेमेतरा जिला है, उस जिले में 3 सीट आती हैं। उन तीनों सीटों में साहू समाज की जो भूमिका है वो बड़ी भूमिका रहती है। और पिछली बार ईश्वर साहू की घटना के बाद वहां साहू समाज लामबंद हुआ और हिंदुत्व वहां चला। 2 ऐसे फैक्टर थे, इस फैक्टर के कारण भाजपा को विधानसभा चुनाव में फायदा हुआ। यहाँ नहीं, वो कवर्धा में भी हुआ। पहले कवर्धा में घटना हुई, कवर्धा की घटना के बाद कवर्धा के और पंडरिया के सीटें को एक तरह से हिंदुत्व वहां चल गया, सामाजिक समीकरण चल गया। तो इसलिए जो दोनों के दोनों जो प्रत्याशी हैं वहां ब्राह्मण हैं, कवर्धा के और पंडरिया के दोनों जीत गए, भारी मतों से जीत गए। उसी तरह बेमेतरा जिला में भी वही चीजें चला। इमरती देवी ने भी अपना वोट कर दिया है। इमरती देवी को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हम लोग। इमरती देवी इस वक्त अभी सुर्खियों में थी क्योंकि जिस तरह से जीतू पटवारी ने उनके खिलाफ टिप्पणी की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको महिलाओं की अस्मिता से भी जोड़ा, तमाम चीजें भी हुई, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया। जी, अपनी बात रखिएगा। तो ये जो समीकरण है दुर्ग जिले में, क्या समीकरण बने, क्योंकि विजय बघेल सक्रिय हैं और विजय बघेल के बारे में इस बार खुद अमित शाह ने बड़ी अच्छी तारीफ की है और लगे हैं संगठन। दूसरी तरफ राजेंद्र साहू जमीनी कार्यकर्ता हैं, साहू समाज में उसकी पैठ अच्छी है। तो क्या समीकरण बनते हैं दुर्ग में, ये एक समझने वाली बात रहेगी। जो इन सीटों, बाकी सीटों में जो है कई जगह में, जैसे रायपुर सीट है वहाँ भाजपा मजबूत दिखती है, रायगढ़ सीट है लगातार जीतते रहे हैं, अंबिकापुर सीट है वहाँ पर मजबूत स्थितियां रहती हैं। तो उन सीटों के अपेक्षा जो संघर्ष की सीटें दिखती है, इसमें से खासकर इस वक्त मैं आपको जैसे बताया था बीच में, रामतौर जी आपकी बात को कंप्लीट करेंगे आगे। इस वक्त नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं खरगोन में। इस पुण्य भूमि पर मैं ओमकारेश्वर महादेव और माता अहल्या की नगरी को सर झुका करके प्रणाम करता हूं। इस क्षेत्र में आना किसी सौभाग्य से कम नहीं है। मैं प्रधानमंत्री के नाते नहीं, लेकिन सालों तक भाजपा संगठन का कार्यकर्ता रहा हूं, तो उसके अनुभव के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि कितना ही उमंग उत्साह क्यों न हो, लेकिन जब मैं संगठन का काम करता था और हिंदुस्तान के करीब करीब सभी राज्यों में मुझे काम करने का अवसर मिला है, मध्य प्रदेश में तो बहुत दिन काम किया है, लेकिन अगर जनसभा का समय सुबह 10 बजे का मिलता था तो सुनते ही पसीना छूट जाता था। हमें लगता था अरे 10 बजे कैसे होगा, कौन आएगा। और 10 बजे का समय तो ऐसा होता है, माताओं बहनों को घर के सारे काम 12-1 बजे के पहले पूरे करने होते हैं, तो वो तो निकल ही नहीं सकती है। तो मैंने लंबे अरसे तक संगठन का काम किया है और मैं जानता हूं कि सुबह 10 बजे कार्यक्रम करना यानी लोहे के चने चबाने का काम होता है। लेकिन मैं आपको 100 सलाम करता हूं जी। ये इतना बड़ा रैली और सुबह और इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों का आना, भाई गजब कर दी। मैं सच बता दूं, मैं संगठन का काम करता, मैं कहता 10 बजे भर दो भाई, 2 बजे के बाद दीजिए।
मैं पूरी पार्टी के सभी साथियों को जितनी बधाई दूं कम है जी, और सभी नागरिकों को भी आपका इतना प्यार, इतना आशीर्वाद शायद ही पता नहीं किस जन्म में क्या पुण्य किया होगा, इतने आशीर्वाद। साथियों, मैं आज आपसे विकसित भारत के संकल्प के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। और हम जो नर्मदा के तट पर रहते हैं ना, वो तो दिन में कितने ही लोग मांगने के लिए निकलते हैं, लेकिन किसी को भी निराश नहीं करते हैं। ये माता नर्मदा की कृपा है, सदियों से क्रम चला है। कभी भी नर्मदा तट पर रहने वाला मांगने वाले को निराश नहीं करता है जी। और मैं आज आपसे मांगने आया हूं। आपको याद होगा, मैंने लाल किले से कहा था, सबका प्रयास, याद है ना? देश सबके प्रयास से, सबके परिश्रम से ही आगे बढ़ेगा। अगर आज देश चल पड़ा है, आगे बढ़ रहा है, तो ये आप सबके प्रयास से, देशवासियों के प्रयास से हुआ है। यहां इस रैली में आए हुए आप सभी को भी मैं देश को आगे बढ़ाने में आपके अमूल्य योगदान के लिए बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। गांव में, शहर में आप जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो पसीना बहाते हैं, वही देश की ऊर्जा बढ़ाता है। और जब इसे आपके एक वोट की ताकत मिल जाती है, तो कायाकल्प होने लगता है। साथियों, आपके एक वोट ने भारत को 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बनाया। तो खरगोन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खरगोन बता दें आपको कि मालवा निमाड़ की एक महत्वपूर्ण सीट, जहां पर अगले चरण में, यानी कि चौथा चरण जब देश का होगा, तो मध्य प्रदेश की सभी बाकी बची हुई सीटों पर यहां पर वोटिंग होगी, और उसके लिए चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हुए हैं। आज जब तीसरे चरण का मतदान इस वक्त चल रहा है, मध्य प्रदेश की 9 सीट और छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर, और उसी सिलसिले में बात कर रहे थे। लेकिन हम लोग यहां पर तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर बात कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहती है कि मध्य प्रदेश में भी स्थिति बहुत बेहतर रहेगी और छत्तीसगढ़ में भी इस बार स्थिति बहुत बेहतर रहने वाली है। छत्तीसगढ़ में ये लगातार कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन होगा। तो भारतीय जनता पार्टी दोनों ही जगहों पर क्लीन स्वीप का दावा करती है। पिछली बार 29 में से 28 बीजेपी जीतने में कामयाब मध्य प्रदेश में हुई थी। इस बार कहते हैं कि 29 के 29 जीत रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में मिशन 11 के तहत लगे हुए हैं, और इसी को लेकर लगातार दावे प्रतिदावे हो रहे हैं। लेकिन जनता आज अपना फैसला सुना रही है, ईवीएम में फैसले कैद हो रहे हैं, और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में आज सभी चरणों के तहत 11 सीटों पर वोटिंग संपन्न हो जाएगी। मध्य प्रदेश में इसके बाद एक चरण और बचेगा। और जैसे कि बता दें, IBC 24 लगातार आपको हर पल का अपडेट आपके सामने रखता रहता है। बिल्कुल, और मतदान को लेकर लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। और एक बार फिर से IBC 24 आपसे अपील करता है कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करिए और कहीं मत जाइए। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।